गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज की डेट है 2 अगस्त 2025 एंड आज हम लोग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है आपका ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में, जो द हिंदू के पेज नंबर 5 में पब्लिश हुआ है एंड यू नो कि इसको हम साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड आर्टिकल है इसरो PSLV C61 मिशन फेलर के बारे में। आखिर ये मिशन फेल क्यों हुआ, जो मई में लॉन्च हुआ था। थर्ड आर्टिकल है आपका माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं और ये ह्यूमन ब्रेन में आखिर एंटर कैसे कर रहे हैं, दैट इज अ राइजिंग हेल्थ कंसर्न, जो द हिंदू के पेज नंबर 13 में है। एंड माइक्रोप्लास्टिक को ऑफ कोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक से कोरिलेट कर सकते हैं। फोर्थ है आर्टिकल आपका ICJ रूलिंग एंड क्योटो प्रोटोकॉल। तो आज हम लोग जो है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे, आखिर क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, जो पब्लिश हुआ है आपका इंडियन एक्सप्रेस के डिजिटल वर्जन में। TCS ने जो एम्प्लॉयज को निकाला है उसका आखिर इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या प्रभाव है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में एंड 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, जो द हिंदू के पेज नंबर 5 में पब्लिश हुआ है। और अब अवार्ड जो है 2020 से UPSC में पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे इस बार DGU के इसका पूछा गया था, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। तो पहला तो है कि देखो, इंडिया इस समय जो 2025 में इंडिया के मेन 4 मिशन हैं, उसमें से एक ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च जो है, जो इंडिया और US की कोलाबोरेशन प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम देखते हैं कि ब्लू बर्ड सैटेलाइट है क्या। सी, क्या नाम है इसका, ब्लू बर्ड सैटेलाइट। ये जो है एक अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसमें देखो, ये फर्स्ट टाइम है कि जो अमेरिकन कंपनी है वो यूज करेगी एक सैटेलाइट रॉकेट। ये फर्स्ट टाइम है कि एक अमेरिकन कंपनी जो है वो एक इंडियन रॉकेट का यूज करेगी फॉर एक लार्ज सैटेलाइट के लिए। और ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, AST स्पेस मोबाइल USA की कंपनी है। अब इस सैटेलाइट का कुछ टेक्निकलिटीज देख लेते हैं कि है क्या। देखो, जो ये ब्लू बर्ड सैटेलाइट है, ये कहाँ लॉन्च होगी, लो अर्थ ऑर्बिट में। किसको यूज करके, इसरो का जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV, उसको यूज करके। ठीक है, इसी GSLV को पहले जो GSLV था, इसे कहते हैं लॉन्च व्हीकल LVM-3। ये सैटेलाइट जो है वो आपकी कितना वेट वे करती है, 6000 kg। मुख्य काम इसका ये है कि मोबाइल कम्युनिकेशन जो है उसको रिवोल्यूशनाइज करना। इसका मतलब ये है, ये इनेबल करेगी डायरेक्ट वॉइस कॉल फ्रॉम स्पेस। जैसे स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है, उसमें एक स्पेशल सेटअप्स की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है, इसमें किसी भी स्पेशल सेटअप की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पे मोबाइल नेटवर्क्स नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये उसमें हेल्पफुल रहेगा। और ये 5G को अफोर्डेबल बनाने पे फोकस करता है एंड एसेसिबल बनाने में, ताकि पहुंच हो इसकी हर एरिया में और ये सस्ता हो। ठीक है, तो GS ये हो गया सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 डेवलप किया जा रहा है। AST स्पेस मोबाइल USA की कंपनी है। लॉन्च व्हीकल हमने देखा GSLV है। लॉन्च कहाँ से होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। एंड अभी हमने देखा नियरली 6000 kg के आसपास वेट है। और ये इनहेंस करेगा कॉमर्शियल कोलैबोरेशन इन स्पेस विथ यूनाइटेड स्टेट।
बाकी हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट, तो जीएसएलवी आपको पता हो, पहले हम देख लेते हैं कि जीएसएलवी क्या होता है। तो जीएसएलवी का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस सैटेलाइट का उद्देश्य होता है, इस जी व्हीकल का उद्देश्य होता है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनको जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस करना। किसका यूज करके? क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज इंजन का। फॉर हायर थ्रस्ट। और जीएसएलवी का यूज आपको पता होगा चंद्रयान 2 में भी हो चुका है। तो और इसके कई वेरिएंट होते हैं जीएसएलवी के, जैसे जीएसएलवी MK1, ठीक है, जीएसएलवी MK2। जीएसएलवी MK2 2014 में लॉन्च हुआ था। इस समय जो वेरिएंट चल रहा है वो है जीएसएलवी MK थर्ड, जिसे LVM थर्ड कहते हैं। और ये सबसे एडवांस वेरिएंट है अगर आ जाए एग्जाम में तो, जिसका यूज किया गया है चंद्रयान 2 के लिए, और अब यूज किया जाएगा फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए। ठीक है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे गगनयान प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? देखो, अगर लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का ग्रेटर थर्स्ट के लिए यूज किया जाए तो ये होता है क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, इससे क्या होता है कि हायर ऑर्बिट में हम हायर इनेबल कर सकते हैं हैवियर पेलोड को। तो हमने देख लिया कि सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 होता क्या है, डेवलपर कौन है, लॉन्च किसके द्वारा होता है, लॉन्च स्पेस सेंटर क्या है, वेट कितना है 6005 kg के आसपास। और ये सेम पैटर्न जैसे निसार मिशन जो लॉन्च हुआ, जैसे नासा और इसरो का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, उसी प्रकार से ब्लूबर्ड सैटेलाइट है। ठीक है, अब गगनयान मिशन के बारे में, जो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, उसके बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है गगनयान मिशन के बारे में, जो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इसमें थोड़ा हम समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो जो आपका गगनयान मिशन है ये इंडिया का क्या है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कहाँ भेजना, स्पेस में। ये देखो, 3 दिनों का मैंड मिशन है, मतलब इसमें जो है ह्यूमंस भेजे जा रहे हैं। कहाँ पे? टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर। जिसमें 3 मेंबर्स भेजे जाएंगे टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर, और उन्हें क्या करना है, सेफली बैक टू द अर्थ, वापस इन्हें अर्थ में लाना है। ठीक है, इसी प्रोग्राम में गगनयान मिशन में 2 अनमैन्ड मिशन होंगे उसको चेक करने के लिए, एंड एक होगा इसमें 1 मैन्ड मिशन, जिसमें कितने लोग भेजे जाएंगे मैन्ड वाले में, 3। तो पहला जो इसमें मैन्ड स्पेस फ्लाइट है, देखो जो अनक्रूड मिशन है वो पहला होगा, जो अनमैन्ड है वो उसके 2 प्रोजेक्ट में, पहला दिसंबर 2025 में होगा, सेकेंड एंड थर्ड होगा 2026 में। लेकिन जो क्रूड मिशन है जिसमें 3 ह्यूमन भेजे जा रहे हैं, वो उसका टारगेट क्या है,
2027 में भेजना। ये डिपेंड करेगा कि अनक्रूड मिशन कितना सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें जो है गगनयान प्रोजेक्ट का टारगेट पता होना चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। तो जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहला, अंडरटेक करना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। दूसरा, लॉन्ग रन में इसका उद्देश्य ये है कि एक जो है हम स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें। और वहां पे स्पेस में क्या है, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट कर सकें। ठीक है, तो इसमें यही कहानी दी हुई है। अभी इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं, तो ह्यूमन रेटिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल कंप्लीट हो चुका है, एंड ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है वो एडवांस स्टेज के डेवलपमेंट में है। जो इसमें क्रू स्केप सिस्टम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नियरली कंप्लीशन है। देखो, इसमें जो क्रू स्केप सिस्टम है ये किसके लिए है, एस्ट्रोनॉट जो है उनकी सेफ्टी के लिए। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो जो गगनयान क्रू मेंबर हैं वो स्पेसक्राफ्ट को लीव कर सकते हैं इन इमरजेंसी। एंड इसके कंपोनेंट में एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होता है जो प्रोवाइड करता है कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको एक अर्थ लाइक इन्वायरमेंट मिल सके। ठीक है, और अगर एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम गगनयान मिशन मेंबर को कहाँ दी जाएगी, तो बेंगलुरु में। देखो, ये 3 फेजेस में टेस्ट किया जाएगा। तो पहला फेज इसमें होता है आपका इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी सिस्टम है जैसे पैरासूट का परफॉर्मेंस है उसको हम डिक्लेयर करेंगे, वैलिडेट करना। ठीक है, एक आईएएफ चॉपर का यूज करके इनको जो है वैलिडेट करेंगे, जो पैरासूट वगैरह का यूज हो रहा है। दूसरा, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट के बाद इसमें होता है पैड अबाउट टेस्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि हेलीकॉप्टर से जो है क्रू मॉड्यूल को हम ड्रॉप करें और अंडरस्टैंड करें कि हाइट और वेलोसिटी से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तीसरा होगा इसमें टेस्ट व्हीकल फ्लाइट, जो सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है जो डेवलप किया गया है इस मिशन के लिए। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये मजबूत करेगा इंडिया और यूएस के स्पेस कोऑपरेशन को, और ये रखता है इसरो को इन कॉमर्शियल लॉन्च सर्विसेज फॉर हैवी सैटेलाइट। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा मेंस 500 जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है उसमें ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इंडियाज ग्रोइंग स्पेस पार्टनरशिप विद द ग्लोबल प्राइवेट प्लेयर रिफ्लेक्ट अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इट्स स्पेस पॉलिसी फ्रॉम सेल्फ रिलायंस टू ग्लोबल इंटीग्रेशन। Critically examine this statement in the context of recent ISRO AST space mobile and the Gaganyaan mission. So, जैसा आपको इसमें स्ट्रक्चर, बॉडी एंड चैलेंजेस एंड कंसर्न बताया गया है उस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, इसरो PSLV 61 मिशन फेलर। देखो, मई 2025 में जो है मिशन लॉन्च हुआ था PSLV 61, या इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 मिशन भी कहते हैं। तो इस पे जो है आखिर ये क्यों फेल हुआ था, इस मिशन की रिपोर्ट जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर जी को दी जाएगी। कब लॉन्च हुआ था ये मिशन,
18 मई 2025 को कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को कहाँ पे रखना? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रखना। और इसमें जो व्हीकल लॉन्च हुआ उसका क्या नाम है? PSLV C61 पोलर सैटेलाइट व्हीकल। ठीक है, तो इसमें आखिर क्या चीज फेल हुआ? तो शुरू में जो परफॉर्मेंस है इस मिशन की EOS 9 की, इनिशियल परफॉर्मेंस तो जो है वो नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही आपको पता होगा 3 स्टेज होते हैं, जैसे ही थर्ड स्टेज आया तो फेलर इसमें हुआ। ठीक है, और इसरो ने इसको कहा कि ये एक स्मॉल टेक्निकल एनोमली है, स्मॉल टेक्निकल इशू है। जिसके अंतर्गत एक जो है एनालिसिस कमेटी बनी है जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देगी कि आखिर ये क्यों फेल हुआ, तो डिटेल कॉज हम लोग उसमें देखेंगे। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये इंपॉर्टेंट है फ्यूचर अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए और रिमोट सेंसिंग मिशन के लिए, बस इसमें ये जानना है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, व्हाट द ICJ रूलिंग मींस फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल। देखो, जब पेरिस एग्रीमेंट 2016 में आया तो ये समझा गया कि 1987 में जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका कोई लीगल रिलेवेंस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि ट्रीटी अभी भी वैलिड है और कंट्री को इसके प्रोविजन के साथ कंप्लाई करना होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पहले हम कुछ देखते हैं। इसको आप लिंक कर सकते हैं GS पेपर 3 इन्वायरमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज से। तो थोड़ा सा हम कहानी देखते हैं। ICJ रूलिंग एंड क्योटो प्रोटोकॉल, तो जुलाई 2025 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया। किसके अंतर्गत? कि कंट्री की ऑब्लिगेशन क्या है अंडर द इंटरनेशनल क्लाइमेट लॉ। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो लीगली वैलिड है इन स्पाइट ऑफ कि पेरिस एग्रीमेंट जो है 2016 में आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो लीगैलिटी है वो खत्म हो गई। क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है? हम्म, तो क्योटो प्रोटोकॉल की है क्या? आई होप ऑफ कोर्स आपको पता होगा। देखो, अडॉप्ट हुआ 11 दिसंबर 1997 में, ठीक है, एंड ये फोर्स में आया 16 दिसंबर 2005 में। करेंटली इसमें जो है 192 मेंबर हैं। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ऑपरेशनलाइज करता है किस चीज को? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम UNFCCC भी कहते हैं। क्या इसका उद्देश्य है कि जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं एंड जो इकोनॉमी ट्रांजिशन में है वो लिमिट करें एंड रिड्यूस करें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। जो भी इंडिविजुअल टारगेट पे उस कंट्री ने एग्री किया था तो वो उसको फॉलो करे। ठीक है, तो ये कन्वेंशन केवल उसी कंट्री को कहता है पॉलिसीज एंड मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए जिन्होंने कहा था कि हम इसको कम करेंगे, और पीरियोडिकली क्या करें? रिपोर्ट करें। क्योटो प्रोटोकॉल आपका किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये जो है देखो, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका फॉलो करता है एनेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं कि ये है क्या। एंड क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो केवल डेवलप्ड कंट्री को बाइंड करता है, मतलब उनपे जो है एक बंधता लगाता है, उनको इसमें बाइंड करता है एंड हैवियर बर्डन उनपे इम्पोज करता है। किस प्रिंसिपल के अंतर्गत? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग है, मतलब कि कॉमन है, मतलब सबको जो है वो पे करना है जो आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं, लेकिन कॉमन है। इसका मतलब ये है कि अगर जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है तो देखो वहां चिमनियां ज्यादा होंगी, इंडस्ट्री ज्यादा होंगे, तो आप जो कि ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो तो आप लार्जली रिस्पॉन्सिबल हो किस चीज के लिए? हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए एटमॉस्फेयर में।
ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो एनेक्स बी स्ट्रक्चर है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेम लाइन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स, है ना, कि इसके अनेक्स बी स्ट्रक्चर में क्योटो प्रोटोकॉल के है क्या, और ये इसलिए है क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर इस चीज इंडस्ट्रियलाइज नेशन है। जिसने पेपर दिया होगा उसको याद होगा। तो एनेक्स बी स्ट्रक्चर में जो है क्योटो प्रोटोकॉल सेट करता है क्या, बाइंडिंग एमिशन टारगेट। किसके लिए, फॉर 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। एंड इकोनॉमीज ई ट्रांजिशन एंड यूरोपियन यूनियन। और जब हम इस सब टारगेट को मिला लें तो ओवरऑल जो है 5% एमिशन रिडक्शन होगा कंपेयर टू द 1919 लेवल। ठीक है। तो वही इसकी कहानी लिखी हुई है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। अडॉप्ट हुआ 1997 में, 2005 में फोर्स में आया, एंड फर्स्ट लीगली बाइंडिंग है अंडर यूएनएफसीसीसी, जिसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डेवलप कंट्री है उनको ज्यादा एमिशन रिडक्शन टारगेट दिया हुआ है, और बेस्ड है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसका मतलब ये है कि जो डेवलप्ड नेशन है, इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, आप ज्यादा हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हैं, इसलिए आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन को उतनी ही तेजी से घटाएंगे। क्यों इसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया, तो जब पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ तो पेरिस एग्रीमेंट में ही आया आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो रिप्लेस करता है बाइंडिंग टारगेट को। तो पहले हम देखते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है क्या। अच्छा, एक चीज और आप देख लेना, देखो क्योटो प्रोटोकॉल में जो है ना, अगर ये पूछ ले कि इसमें मार्केट, ये सब हम लोग बेसिक में करेंगे, अगर इसमें ये पूछ ले कि इसमें मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म कौन से हैं, तो ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये सब स्टैटिक का है। ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, ये जो है ये इसके 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। अब हम कहाँ थे कि देखो आखिर क्यों इसकी वैलिडिटी क्योटो प्रोटोकॉल की क्वेश्चन की गई। तो जब पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, एंड पेरिस एग्रीमेंट फॉलो करता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बॉटम अप सिस्टम को, जिसने रिप्लेस्ड किया इस बाइंडिंग टारगेट को। और 2000 पोस्ट कोविड के बाद जो है कोई भी थर्ड कमिटमेंट नहीं बनाया गया। कुछ मेजर एमिटर्स हैं बड़े बड़े, जैसे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जापान, या तो उन्होंने क्योटो को रेटिफाई नहीं किया है एंड या वो विथड्रॉ कर गए। तो ये परसेप्शन लोगों के अंदर आ गया है कि क्योटो क्या है, 2020 के बाद डिफंक्ट है। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। सी गाइस, जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, ठीक है, उसका आर्टिकल 4 पैराग्राफ 2 ये कहता है कि जो भी पार्टीज हैं पेरिस एग्रीमेंट के, वो प्रिपेयर करें, एक प्लान तैयार करें, कम्युनिकेट करें, उस पर बातचीत करें और मेंटेन करें क्या चीज, सक्सेसिव नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि आखिर ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो इनका टारगेट है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने का। एंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है कि नेशनल एमिशन को रिड्यूस करने के लिए ये कंट्री जो है क्या एफर्ट लगा रहे हैं, ये इनको सबमिट करना पड़ेगा। अब इसके अंतर्गत जो है ये क्लाइमेट एक्शन ही डिटरमाइन करेंगे कि क्या वर्ल्ड जो है वो अचीव करेगा लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, एंड जो ग्लोबल पीकिंग है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, उसको ये रीच कर पाएगा जितना जल्दी हो सके, ताकि जो एक एंथ्रोपोजेनिक, जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है और एक नेचुरल ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है, तो उसको क्या हम जो है बैलेंस कर पा रहे हैं, कि कोई हमने कार्बन से अवशोषित करना शुरू कर दिया ग्रीन हाउस गैसेस को, या विभिन्न सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सबमिट किए जाते हैं हर 5 साल में। किसको सबमिट किए जाते हैं, यूएनएफसीसीसी के सेक्रेटेरिएट को, ताकि जो
टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट का उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, 2020 के बाद भी कंट्रीज से कहा गया कि वो अपना एनडीसी सबमिट करें, जैसे 2020 में सबमिट करें, 2025 में सबमिट करें, 2030 में सबमिट करें, लेकिन अभी बहुत सी कंट्रीज ने सबमिट नहीं किया है। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आया कि कोई भी जो कंट्रीज हैं, 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो उसमें कहा गया कि जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपना क्या करें, क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिट करें। किसको? यूएनएफसीसीसी सेक्रेटेरिएट को, कि आखिर वो क्लाइमेट चेंज को खत्म करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं। उसमें ये भी रहेगा नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में कि कंट्रीज जो है वो कैसे अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर रहे हैं, कैसे वो जो है ग्लोबल पिकिंग ऑफ एमिशन पे रीच कर रहे हैं, क्या क्या मेजर्स अपना रहे हैं। जैसे मान लो सी लेवल राइज है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, चेंज इन जो ये वर्षावृत्ति में जो परिवर्तन आया है, आखिर वो क्या कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, अभी भी ये फोर्स में है। एंड ऐसा नहीं है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आपका आ गया तो क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में नहीं होगा, इट इज स्टिल इन फोर्स एंड ये पार्ट है एप्लीकेबल इंटरनेशनल लॉ का। अगर हम इसको नॉन कंप्लाई कर रहे हैं तो इसको रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा, और न्यू कमिटमेंट पीरियड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटी टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, बाकी इसमें लीगल इम्प्लीकेशन ये मेंस के हिसाब से आप देख लेंगे। यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू जीएस 3 2017 में आए। पहले ये मेंस 500 का क्वेश्चन आप देख लीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आईसीजे 2025 रूलिंग ऑन द क्योटो प्रोटोकॉल, हाउ डज इट रीशेप द लीगल लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस इन द पोस्ट पेरिस एग्रीमेंट। मेंस पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन, जीएस पेपर 3 मेंस 2017। डिस्कस करना है कारण और कंसिक्वेंस किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, एंड क्या क्या जो है मेजर्स लिए जाएं ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ऑलरेडी मैंने कहा था कि जीएस पेपर 3 इसको जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करो, उसके कॉजेज लिखो कि क्या क्या कॉजेज हैं, उसमें नेचुरल कॉजेज लिखो, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज लिखो, और फिर कॉन्सिक्वेंस लिखो कि उससे ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है। तो फ्लड लेवल राइज होता है, एक हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा इवेंट, ग्लोफ इवेंट पढ़ा था। ग्लोफ का फुल फॉर्म कमेंट में बताइए। और फिर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए क्या क्या जो है मेजर्स लिए गए हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा क्या लिया गया, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट, पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट हुआ 2015 में, और सीओपी की जो भी मीटिंग होती है उसमें लिए जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, टेक अ 10 सेकेंड पास एंड क्वेश्चन पढ़िए। देखो पहले तो आप ग्रीन वॉशिंग का मतलब समझ लो। देखो एक ये चीटिंग प्रोसेस है जिसमें जो कंपनी है वो फाल्सली ये चीज कहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, कि इसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको बिल्कुल छेड़छाड़ उसमें की जाती है। जैसे कंपनी जो है किसी भी जैसे मान लो कि हम एसी खरीद के लाएं और उसमें लिख दिया गया हो इको फ्रेंडली है, और ये गलत चीज है, तो कंपनी क्या कर रही है, ग्रीन वॉशिंग कर रही है ना। एक ब्रेन वॉश होता है, ब्रेन को वॉश कर देना, ग्रीन वॉशिंग मतलब कि एनवायरनमेंट को ही वॉश कर देना, ये गलत टैक्टिक अपना रही हैं। तो इसका होगा कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर एनवायरमेंटली साउंड। इसमें हम जो कंपनी है वो छुपाती हैं या मिनिमाइज करती हैं नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। जैसे कि मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरर है और वो ये एम्फेसाइज करता है कि जो ये व्हीकल है उसकी फ्यूल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है,
और उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं बता रहा है। तो ये कंपनी, मान लो हीरो होंडा की कंपनी ये कर रही है, तो क्या कर रही है? ग्रीन वॉशिंग कर रही है, ठीक है। एंड मेन चीज है कि अच्छा, ग्रीन वॉशिंग अगर मान लो, ये तो एग्जाम में आने के बाद आपको पता चला, बट एग्जाम में आने के पहले आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में जब आए अटेम्प्ट कर पाओ तो कैसे? देखो, जब हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं ना न्यूज में, जैसे 2023 में ये आया, एंड उस समय ग्रीन वॉशिंग जो है वो न्यूज में बहुत आ रहा था। एंड इवन जो है ग्रीन पीस चीफ हैं, उन्होंने भी वार्न किया था यूनाइटेड नेशन की जब क्लाइमेट टॉक्स हो रही थी वहां पे ग्रीन वॉशिंग के लिए। तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि ग्रीन वॉशिंग है क्या, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द पेरिस एग्रीमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Paris Agreement aims to limit the global temperature rise to well below 2 degrees centigrade above pre-industrial level. It is a legally binding agreement under UNFCCC. इंडिया ने रेटिफाई किया है पेरिस एग्रीमेंट को। 10 सेकेंड लीजिए और सोचिए। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन किसके बारे में था? पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो इसमें तीनों सही हैं। पहला ये है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो लिमिट करता है ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में क्या सही है? इसका उद्देश्य क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी सहायता करना, ताकि वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें। ये फाउंड हुआ है अंडर द एजिस ऑफ यूएनएफ, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। देखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है आपका, ये सेटअप हुआ था COP 16 में जब कैंकन समिट हुई थी इन 2010, और ये जो है सबसे लार्जेस्ट फंड है क्लाइमेट को टैकल करने के लिए। और ये जो है फाइनेंशियल मैकेनिज्म किसका है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज का। इसका काम क्या है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो रेज करें और रियलाइज करें अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एम्बिशन, ठीक है। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है आपका? कोरिया में। इसमें सेकंड हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि फाइनेंशियल मैकेनिज्म है UNFCCC का, एंड फर्स्ट ओनली करेक्ट। 2015 का क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। पढ़िए क्वेश्चन। आई थिंक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। विथ रेफरेंस टू UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं, मीटिंग डिस्कस की जाती है, वो बर्लिन में हुई थी। एंड क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था एट थर्ड सीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसमें देखो, फर्स्ट सीओपी जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, दैट वाज हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी। सेकंड भी आपका इसमें सही है, ठीक है, तो इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा। इसी तरीके के अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, तो आप 2026 यूपीएससी के लिए हमारा टॉपिक वाइज 100 टेस्ट पेपर जो है वो द कॉन्सेप्चुअल ऐप पे डाउनलोड करके, जिसकी फीस मात्र 5000 रुपीज है, एंड ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। एक रिसर्च हुआ है जिसमें ह्यूमन ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। माइक्रोप्लास्टिक होते क्या हैं? जो 5 मिलीमीटर से भी कम है, ये माइक्रो नहीं, ये मिलीमीटर है। 5 मिलीमीटर से भी कम साइज में हो, वो होते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। या आप ये कह सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर तक के आकार वाले जो आपके कृत्रिम ठोस कण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोप्लास्टिक। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं माइक्रोप्लास्टिक? देखो, इसमें ये कह रहा है ना कि ह्यूमन ब्रेन में पाया गया, तो माइक्रोप्लास्टिक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो माइक्रोप्लास्टिक जो है वो आपके समुद्र में पाए जा सकते हैं, ग्रेट जो लेक्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं। अब ये सोचो, ये इतने छोटे होते हैं कि ये ब्रेन तक एंटर कर जा रहे हैं। अब हम आगे की इसमें कहानी देखते हैं। सो इसमें लिखा हुआ है कि दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, फूड, ह्यूमन ऑर्गन, लंग्स, फेफड़े में, दिल में, प्लेसेंटा में, और अब प्लेसेंटा जो गर्भाशय है उसमें भी, एंड जो ब्रेन्स है उसमें भी पाए जा रहे हैं। स्टडी इन नेचर एक जो है मैगजीन है, तो स्टडी इन नेचर मेडिसिन ने पब्लिश किया था कि उसमें 22 इंडिविजुअल का जो है ब्रेन टिश्यू को एनालाइज्ड किया गया 2016 से 2023 के बीच में, एंड पाया गया कि जो माइक्रोप्लास्टिक हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेट कर रहे हैं ओवर द टाइम, एंड इट वाज एस्टिमेटेड कि 1 प्लास्टिक स्पून वर्थ, समझो कि ब्रेन सैंपल में इतना पाया गया कि 1 प्लास्टिक स्पून पाया गया। अब थोड़ा सा इसमें कहानी दी है कि साइंटिफिक कॉशन क्या है, कि एक्सपर्ट अर्ज करते हैं कि इसका एक बहुत ध्यान से इंटरप्रेट किया जाए। इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम देखते हैं कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं और कहाँ कहाँ जो है ये पाई जाती हैं, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन की जो प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी है उसमें एक माइक्रो प्लास्टिक जो है एक सेंट्रल इशू है। अच्छा, प्लास्टिक पाया जाता है तो उसके हेल्थ या पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो अभी नहीं समझा गया है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक को रेगुलेट करने की जरूरत है, रिडक्शन स्ट्रेटेजी की जरूरत है। देखो, ह्यूमन ब्रेन को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये माइक्रोप्लास्टिक को देखा गया कि माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। एक्सपोजर टू माइक्रोप्लास्टिक, जैसे मान लो ओशियन में पाया गया, ह्यूमन जो है फिश को कंज्यूम कर रहा है और फिश जो है प्लास्टिक को कंज्यूम कर रही है, तो डायरेक्टली कहाँ आया? ये ह्यूमन के अंतर्गत आया, तो ये ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करेगा। और प्लास्टिक, फिर माइक्रोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी दी गई है, तो पॉलीमर टाइप होते हैं, शेप और साइज के आधार पे प्लास्टिक होते हैं। लेबोरेटरी में इनका जो है इन विवो बिहेवियर देखा गया, तो ये बायो कोरोना बिहेवियर शो करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं बायो इंटरफेसेस। नाउ, यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी, देखो यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी जो है वो पहली ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जिसका एम क्या है? प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना पूरी लाइफ साइकिल में, प्रोडक्शन से लेके डिस्पोजल तक। एंड ये जो है मैंडेट है यूनाइटेड नेशन ईए के द्वारा,
जिसमें ये का मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली के द्वारा, जिसमें यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया नैरोबी में, और ट्रीटी का उद्देश्य क्या था कि 2024 तक इसको फाइनलाइज करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक पॉल्यूशन टेरिटरी का? जो भी प्लास्टिक पॉल्यूशन है मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल, इसका मतलब मैराइन का मतलब कि समुद्र वगैरह में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि फॉरेस्ट वगैरह में जो टेरेस्ट्रियल एरिया है वहां पे हमको क्या करना है, प्लास्टिक के पोल्यूशन को खत्म कर देना है। ये फोकस करता है इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक बनाने से लेके उसके डिजाइन में, उसके यूज में और उसके डिस्पोजल में, उसको खत्म करने से तक जो है हमको पूरा जो है प्लास्टिक का क्या करना है, कंजम्पशन खत्म करना है। प्रमोट करना है सर्कुलर इकोनॉमी में, रिडक्शन करना है सिंगल यूज प्लास्टिक में, और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव अपनाए जाएं। जैसे कि पहले हम फ्लिपकार्ट की डिलीवरी करते थे तो फ्लिपकार्ट में प्लास्टिक में प्रोडक्ट आते थे। अब ये क्या है, फ्लिपकार्ट भी जो है वो आपको गत्ते में देता है या उस तरीके के बने कागज में देता है ना। तो सारी बड़ी कंपनियां मिलकर प्लास्टिक पोल्यूशन पे काम कर रही हैं। इंश्योर करो कि टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्री को दिया जाए प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी हुई साउथ कोरिया में 2024 में हुई, साउथ कोरिया में। एंड अच्छा, अब इस जो ट्रीटी के मुख्य बिंदु हैं जो हमने ट्रीटी पढ़ी, इसके कुछ कंटेंशन पॉइंट ये हैं कि क्या ये ट्रीटी जो है लीगली बाइंडिंग है या वॉलेंट्री होनी चाहिए, क्या हमें प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना चाहिए कि हम प्लास्टिक को कम से कम प्रोड्यूस करें, या सर्कुलर इकोनॉमी अपना के वेस्ट मैनेज करें। तो इंडिया का पोजीशन आप जानते हैं, इंडिया जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी में काम कर रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक में। और बीच में जो है डेडलाइन कमेंट में बताओ कि कब से जो है प्लास्टिक का, सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से इंडिया में बैन किया गया। फिर आखिर प्लास्टिक पॉल्यूशन मैटर क्यों करता है? क्योंकि देखो 11 मिलियन मैट्रिक टन जो प्लास्टिक है वो हर साल समुद्र में इंटर करते हैं, और 2060 तक अगर इसको रोका नहीं जाए तो प्लास्टिक का यूज तिगुना हो जाएगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो थ्रेटन करता है मैराइन बायोडाइवर्सिटी को, फूड चेन को और ह्यूमन हेल्थ को। तो सिंगल यूज प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है। पेट क्या होता है? पॉलीएथिलीन टेट्रापैथेलेट। जब आप स्प्राइट या थम्सअप की बोतल लेते हो तो उसमें लिखा रहता है पेट बॉटल, पलट के देख लेना, ठीक है। ये होते हैं पेट बॉटल। एचडीपी क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। जो शैम्पू होती है ना, जैसे वाटिका शैम्पू हो गया, डव्स हो गए, तो शैम्पू की जो बॉटल होती है वो क्या होती है? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन क्या होता है? जैसे बैग हो गए, ट्रे हो गए, कंटेनर हो गया, तो ये हो गया आपका लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है? जो छोटे छोटे बैग होते हैं, जैसे ये पन्नी दिख तो रहा है आपको, ये हो गया आपका पॉलीप्रोपिलीन। जैसे कि जो टब में आप आइसक्रीम खाते हो, छोटे छोटे टब जो मिलते हैं वो भी क्या होते हैं? पॉलीप्रोपिलीन होते हैं। बॉटल्स के पतले पतले कैप होते हैं, वो भी होता है आपका, ठीक है। पॉलीस्टीरीन क्या होता है? ये है कांटा, फोर्क प्लास्टिक का, ये पॉलीस्टीरीन का बना होता है। प्लेट्स भी पॉलीस्टीरीन के बने होते हैं। एंड हॉट ड्रिंक कप्स एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन। तो इसमें कुछ डाटा है कि वर्ल्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है मोर देन 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है प्लास्टिक पैकेजिंग का, तो लार्जेस्ट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या है? प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है, 36%। इन्वायरमेंटल और ये किस वेबसाइट का डाटा है? यूएनएफ का। अलग से जो पैकेजिंग है वही 36% कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लास्टिक के पोल्यूशन में।
प्लास्टिक आखिर जा कहाँ रहा है, तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को दिखाया गया है कि 9% को तो रिसाइकल किया गया, इंसिनरेट किया गया 12% को। इंसिनरेशन क्या होता है, जितने लोग को आता है वो कमेंट में बताएं, और नहीं आता है तो आस्क मी इन नेक्स्ट कमेंट के माध्यम से वो हमसे जो है पूछें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में देखें लेकिन कितने लोगों को पता है। और प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो जाता है लैंडफिल में एंड डंप्स में 79% तक। तो प्लास्टिक पोल्यूशन रिलेटेड पॉलिसीज इन इंडिया में क्या है, पहला है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो अमेंड हुआ 2018 में, फिर 21 में, फिर 22 में। 2016 में जब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया तो उसमें एक प्रोविजन था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्या कहते हैं। इसको कहते हैं विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। तो प्लास्टिक को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जो भी प्लास्टिक का कलेक्शन हो रहा है, जो प्लास्टिक को कलेक्ट किया जा रहा है या डिस्पोज किया जा रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है या जो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। और यही है आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो निर्माता है उन्हीं को प्लास्टिक के लिए, जो प्लास्टिक को उत्पन्न करने वाले निर्माता हैं वही जो प्लास्टिक से होने वाला कचरा है उसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। और ये किस एक्ट के अंतर्गत है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। एंड ये क्वेश्चन आपका आया था 2018 2019 यूपीएससी प्रीलिम में कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किस एक्ट के अंदर है। ठीक है, यही आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बैन करता है नॉन रिसाइक्लेबल मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक की, जिस प्लास्टिक को हम रिसाइकल नहीं कर सके उसको क्या करना है, बैन कर देना है। और फेज्ड एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम। और अर्बन लोकल बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए और उसको डिस्पोज करने के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कब हुआ, 1 जुलाई 2025 में, जिसमें 9 आइडेंटिफाइड आइटम को बैन किया गया, जैसे प्लास्टिक कटलरी, जो स्ट्रॉ आपका होता है, जूस पीने वाला जो स्ट्रॉ होता है ना, पाइप, उसे बैन किया गया। ईयरबड जो कान में लगाया जाता है प्लास्टिक के बने हुए, उसे बैन किया गया। पैकेजिंग फिल्म्स जो होते हैं उनको बैन किया गया। और किसके माध्यम से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से। अब अच्छा, जब हम बैन कर रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि अब लकड़ी के स्ट्रॉ आते हैं जूस पीने के लिए, तो बायोडिग्रेडेबल अपना लो भाई, कंपोस्टेबल अपना लो, क्लोथ के अपना लो, या पेपर के आप अपना लो, है ना। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन 2022 में आई। इसमें कुछ प्लास्टिक की कैटेगरी है, रिजिड प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक, कंपोस्टेबल प्लास्टिक। अब इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी है कि जहां से प्लास्टिक उत्पन्न हो रहा है वहीं पे आप प्लास्टिक को क्या करिए, इकट्ठा करने लगिए, प्लास्टिक फ्री विलेजेस को बनाइए, अवेयरनेस कैंपेन चलाइए। रोड कंस्ट्रक्शन में अगर प्लास्टिक का यूज हो रहा है तो उसको कम हम करें। ठीक है, और अरे सॉरी, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर लें, है ना, फ्यूल में यूज कर लें, बिल्डिंग मटेरियल में यूज करें। मतलब सीधा से कहने का मतलब ये है कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन को किसी भी तरीके से कम करें। इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइन जो है वो यूज ऑफ वेस्ट प्लास्टिक इन रोड कंस्ट्रक्शन में बताता है। 2018 यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन ऑन द मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम में जो डेड जोन बढ़ रहा है उसके क्या उदाहरण है, सजेस्ट करना है रिमेडियल मेजर। और ये डेड जोन आपका रिलेटेड है प्लास्टिक पोल्यूशन से। चलो 2019 में से आ गया क्वेश्चन। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1988, रिसाइकल्ड प्लास्टिक रूल 1991, ई वेस्ट रूल 2011 एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। तो
क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो सबसे पहले ये ई वेस्ट रूल 2011 में आया था, उसके बाद जो है इसको और अदर सेक्टर में कर दिया गया। अगर 2016 होता तो भी सही होता, अगर होता इसकी जगह तो। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन हम देखते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2086 के बारे में कौन सी बातें सही है? चलो अटेम्प्ट पढ़ो क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसमें ये कहता है कि ये एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि वो पब्लिक पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट को बढ़ाएं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। दूसरा ये है कि ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आखिर एमिशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन में फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो इसमें दोनों सही है। ठीक है। 2018 देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से वेस्ट जनरेटर किस कैटेगरी में वेस्ट को 5 कैटेगरी में रख सकते हैं, पहला है। दूसरा है कि रूल जो है एप्लीकेबल है अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। जैसे आप, अगर आप दिल्ली में रहते हो या आप कहीं पार्क में जाते हो तो वहां 3 प्रकार के डिब्बे रखे रहते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और एक होता है जो डोमेस्टिक आपके हजार्डस वेस्ट है उनको आप गिरा सकते हैं। तो 3 डिब्बे न रखे रहते हैं यार, तो 5 क्यों लिखा है? काटो। क्या ये रूल जो है इन्हीं 3 पे लागू होता है? नहीं, कोई भी पर्सन जो जनरेट कर रहा है वेस्ट को अर्बन बॉडीज में और रूरल एरियाज में, उन पे ये लागू होता है। तो ये बी। Which of the following statement are correct regarding the Smart India Hackathon 2016? So it is a centrally sponsored scheme for developing every city of our country into smart cities in a decade. It is an initiative to identify new digital technology innovation for solving the many problems faced by our country. It is a program aimed at making all the financial transaction in our country completely digital in decade. तो इसका हो जाएगा केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ले ऑफ का मतलब है कि कुछ एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। अब कम से कम 12,000 एम्प्लॉय को टीसीएस जो है वो निकालने वाला है, और टीसीएस ने रीजन समझाया है कि स्किल मिसमैच जो है वो इसका बड़ा रीजन है। ये क्या बताता है कि इंडिया में जो एक लोगों में स्किल नहीं डेवलप की जा रही, ये स्ट्रक्चरल क्या है, मिसमैच है इंडिया के लेबर मार्केट में। तो पहला तो ये बताया गया है कि ये जो निकाला जा रहा है लोगों को, ये ले ऑफ जो है वो केवल एआई की वजह से नहीं है। हायरिंग आखिर स्लो डाउन इसलिए हुई है क्योंकि कोविड के बाद जॉब गई थी, तो पोस्ट कोविड क्या हुआ है, ओवर हायरिंग हो गया है, और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ है। अब एआई जो है आईटी सेक्टर को भी कैसे इम्पैक्ट करेगा? इंडिया की जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो रिलाई करती है कम कॉस्ट पे एंट्री लेवल इंजीनियर पे, और एआई अब रिप्लेस कर सकता है इस आईटी टास्क को। तो अगर एआई जो है वो आईटी टास्क को रिप्लेस कर सकता है, तो इससे जो फ्रेशर है, मान लो कोई बीटेक पास करके आया, उनकी डिमांड क्या है, कम हो गई है। इसमें स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इश्यूज क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कंट्री की, उसके साथ क्वालिटी जॉब क्या है, दोनों का मिसमैच है। ठीक है। एंड मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी क्या है, बढ़ रही है लो वेजेस की वजह से और हाई लिविंग कॉस्ट की वजह से। डिमांड किस में बढ़ रही है, साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड में, चिप डिजाइन में, फुल स्टैक डेवलपमेंट में। और ये रोल्स क्या है, हाई स्किल है, हाई पे है, लेकिन लिमिटेड है नंबर में। तो
इन सब वजह से जो है वो टीसीएस अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहा है। नच 100 एमसीक्यू जो हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अटेम्प्ट द क्वेश्चन। लिखा एआई इज एक्सपेक्टेड टू entirely eliminate job across all the low skill sector in the next decade। देखो सारी जॉब को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है एआई के द्वारा, लेकिन एआई एक स्किल बेस्ड जॉब जो है वो जरूर एलिमिनेट करेगा। जैसे मैंने जो है चैट जीपीटी से, आप भी करते होंगे कि चैट जीपीटी से आप मतलब मान लो किसी की फोटो बनाओ या स्केच वर्जन को बनाने के लिए, तो वो तुरंत बना देता है। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से कहा कि यार ये तो जो है आर्टिस्ट की जॉब ही खत्म कर देगा, कि सब कुछ तो हम इसी से बनवा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये जॉब तो कम करेगा लेकिन सब नहीं एलिमिनेट होंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जहां मजदूरों की जरूरत है उन सबको अभी कम खत्म करना एक बहुत मतलब नेक्स्ट डिकेड में तो नहीं हो पाएगा। एआई का एडॉप्शन में लीड टू रिडक्शन इन द रूटीन आईटी जॉब्स व्हाइल इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड रोल। अगर हम एआई को एडॉप्ट करते हैं तो रूटीन आईटी जॉब कम हो सकती है और स्पेशलाइज्ड जॉब बढ़ सकते हैं, ये बात सही है। री स्केलिंग एंड अप स्केलिंग, कि देखो किसी के अंदर भी स्किल है ना, तो उसको और स्किल देने की आवश्यकता है, उसकी स्किल को अपग्रेड करने की आवश्यकता है ताकि हम एम्प्लॉयमेंट डिसरप्शन को रोक सकें। तो इसमें बी 2 एंड 3 क्या है, सही है। पढ़िए क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी अगर बढ़ती है तो किस किस सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ना देख सकते हैं। देखो अगर अभी हमने देखा कि आईटी, अगर एआई सर्विसेज जो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आईटी सेक्टर में जॉब की कमी हो सकती है, तो रूटीन आईटी सर्विसेज गलत हो जाएगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इन सबका एआई में यूज होगा, तो ये सही हो जाएगा 1 2 एंड 3। स्किल मिसमैच इसमें से किसको वर्णन करता है? स्किल मिसमैच का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉय की स्किल है और जो जो जॉब की रिक्वायरमेंट है दोनों में क्या है, मिसमैच है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प मिटिगेट एआई इंड्यूस्ड जॉब डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया? सो अटेम्प्ट क्वेश्चन एंड इसका आपका सही हो जाएगा 1 3 एंड 4। यूबीआई जो है उसका एआई इंड्यूस जॉब से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का हम टॉपिक देखते हैं। व्हाट हैज बीन मिस्ड इज इंडिया का डिजिटल सॉवरेंटी। क्या है इस आर्टिकल के बारे में? जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, सेटा। कंसर्न ओवर डिजिटल सॉवरेंटी, तो इसे क्या कहा गया है? ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। किसके द्वारा कहा गया है? कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। और ये फोकस करता है प्राइमरीली कृषि क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग, जो आपके बनाने वाले क्या बोलते हैं इसको, निर्माण क्षेत्र, उसमें फोकस करता है। डिजिटल कंसर्न इसमें क्या है? पहला, सोर्स कोड एक्सेस कंप्रोमाइज। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सोर्स कोड एक्सेस पहले तो कंप्रोमाइज हुआ इस एक्ट में, तो इंडिया ने गिव अप कर दिया एक्स एंटी एसेस टू सोर्स कोड ऑफ डिजिटल गुड सर्विसेज, जो क्रूशियल है रेगुलेटरी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एंड कंप्लायंस के लिए। एक्स एंटी एक्सेस का मतलब ये होता है बिफोर हैंड और इन एडवांस। तो इसका मतलब ये हो, एक्स एंटी एसेस टू सोर्स कोड का मतलब होता है कि जो रेगुलेटर्स हैं उन्हें एक्सेस मिल जाता है, उन्हें पहुंच मिल जाती है किसकी?
डिजिटल प्रोडक्ट के सोर्स कोड की, बिफोर इससे पहले कि ही उन्हें इंडियन मार्केट में बेचा जाए। जैसे सोर्स कोड क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग कोड है सॉफ्टवेयर या डिजिटल सर्विसेज का, मोबाइल एप्स का, प्लेटफॉर्म का, डिजिटल सर्विसेज का, तो उसका एक सोर्स कोड होता है। और अगर इस सोर्स कोड में किसी को एक्सेस दिया जाए तो ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को चेक करने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर है वो सेफ या सिक्योर है या नहीं। और इंडिया जो है वो सहमत हुआ है कि इस एडवांस एसेस को क्या किया जाए, डिमांड नहीं किया जाए। ठीक है, और ये कंट्रीडिक्ट करता है इंडिया के लॉन्ग हेल्ड स्टैंड एट WTO एंड अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ओपन गवर्नमेंट डाटा गिव अवे, इंडिया agreed to non-discriminatory access for UK to open government data। इसमें रिस्क क्या है, अगर एग्री होता है डिस्क्रिमिनेटरी एसेस के लिए, लॉस ऑफ सॉवरेन कंट्रोल ओवर द नेशनल डाटा, अंडरमाइन करता है इंडिया की AI कॉम्पिटिटिवनेस को, और रेज करता है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। वीकेनिंग ऑन डाटा सॉवरेंटी, इंडिया एग्री हुआ है कि वो डिजिटल कंसेशन यूके को देगा अगर सेम कंसेशन अदर नेशन को फ्यूचर में दिए जाएं। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है, बाकी जो है इसमें यही कहानी है कि प्रोटेक्ट करेगा इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को, सिक्योरिटी को, ऑटोनॉमी को। आप मीन्स 500 के क्वेश्चन देख सकते हैं। नज 100 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। पढ़िए 5-10 सेकेंड का टाइम लेके क्वेश्चन। पहला क्या है कि ये एग्रीमेंट अलाउ करता है इंडियाज एक्स एंटी एक्सेस टू सोर्स डाटा कोड ऑफ फॉरेन डिजिटल प्रोडक्ट फॉर रेगुलेटरी पर्पजेज। अभी हमने देखा नो। एग्रीमेंट इंक्लूड प्रोविजन फॉर इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस फॉर यूके फर्म्स टू इंडियन ओपन गवर्नमेंट डाटा। ये है इसमें सही। कि अगर फ्यूचर में किसी नेशन को दिया जाता है एक्सेस, तो इस एग्रीमेंट में क्या है, इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस यूके फर्म्स को भी दिया जाएगा। इंडिया रिटेन्ड कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑन डाटा लोकलाइजेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ डाटा विदाउट एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन। इसमें ये जो है थर्ड भी गलत है। क्या कह रहा है कि इंडिया रिटेन्ड कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑन डाटा लोकलाइजेशन, नहीं, इंडिया ने अभी कमिट किया है कि वो यूके से कंसल्ट करेगा अगर इस प्रकार के कोई ऑफर अदर कंट्रीज को दिए जाते हैं। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा सही। 14वां क्वेश्चन अटेंड करिए। डाटा सॉवरेंटी का क्या मतलब होता है? डाटा सॉवरेंटी का ये मतलब होता है कि डाटा जो है उसे यूज किया जा रहा है उसी कंट्रीज के लॉ एंड गवर्नेंस के हिसाब से जहां पे ये कलेक्ट या स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गलत है। द प्रिंसिपल दैट डिजिटल डाटा इज सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ द कंट्री वेयर इट इज कलेक्टेड सही है। द प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग ओपन डाटा विथ ऑल कंट्रीज इक्वली, ये गलत है। एंड चौथा है द कंडीशन अंडर विच अ कंट्रीज डाटा इज फ्रीली एसेसिबल, ये भी गलत है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? द प्रिंसिपल दैट डिजिटल डाटा इज सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ द कंट्री वेयर इट इज कलेक्टेड, बी सही हो जाएगा। Which of the following provision in digital trade agreement is most closely associated with the erosion of country's data sovereignty? तो प्रोहिबिशन जो है ऑफ सोर्स कोड डिक्लोजर का वो एसोसिएटेड है इरोजन ऑफ कंट्रीज डाटा सॉवरेंटी से। आर्ट एंड कल्चर में आया हुआ है नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड देखते हैं जल्दी जल्दी। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड टॉप अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म जो है 12th फेल है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को जवान के लिए मिला है और शाहरुख खान को फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला है। विक्रांत मेसी को 12th फेल के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वेस्ट नॉर्वे फर्स्ट नेशनल अवार्ड। एंड मिसेस चटर्जी वेस्ट नॉर्वे जो है ये ओरिजिनल स्टोरी है।
ठीक है, तो ये आप जरूर देखिएगा। सपोर्टिंग रोल में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है विजय राघवन। किस मूवी के लिए? पूक्कालम मलयालम। एम एस भास्कर पार्किंग तमिल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का अवार्ड मिला है उर्वशी को ओल्लू झोंकू मलयालम एंड जानकी बोदीवाला को वश गुजराती मूवी के लिए। डायरेक्शन एंड टेक्निकल अवार्ड केरला स्टोरी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सुदीप्तो सेन डायरेक्टर है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड मिला है केरला स्टोरी को। बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मिला है पुक्कालम मिथुन मुरली। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन 2018 एवरीवन ए हीरो मलयालम मूवी है। बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड मिला है एनिमल हिंदी। बेस्ट लिरिक्स कर सरला श्याम बालागम तेलुगु मूवी है। पॉपुलर एंड चिल्ड्रन कैटेगरी में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म नाल टू मराठी। बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज श्याम बहादुर। एंड बेस्ट फिल्म रीजनल कटहल। बेस्ट हिंदी फिल्म गोडे गोडे छा पंजाबी में। श्यामची आई मराठी में। पुष्कर उड़िया में। रोंग तापू आसामीज में। डीप फ्रीज बंगाली में। पार्किंग तमिल में मूवी है। कंदीलू कन्नडा में। सिंगिंग एंड म्यूजिक के लिए बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला है पीवीएनएस रोहित को। बेस्ट फीमेल सिंगर शिल्पा राव चलिया जो सॉन्ग है जवान मूवी का। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन जीवी प्रकाश वाथी जो तमिल मूवी है एंड हर्षवर्धन रामेश्वर एनिमल हिंदी मूवी जो है। बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड जो मिला है वो वैभवी मर्चेंट को मिला है ढिंढोरा बाजेरे के लिए। और ये वैभवी मर्चेंट जो है जो कमली सॉन्ग है इस पे भी इसने कोरियोग्राफी किया है। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड जो मिला है वो नंदू पृथ्वी हनुमान के लिए मिला है। बेस्ट डायलॉग राइटर अवार्ड मिला है दीपक किंगरानी सिर्फ एक बंदा है काफी है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म फ्लोवरिंग मैन हिंदी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। बेस्ट स्क्रिप्ट शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो कनाडा। ये आप देख लेना, इसमें कुछ समझना है नहीं, आपको याद रहना चाहिए। एंड जिन लोगों को भी आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम आती है दे कैन ज्वाइन आवर मेंस 500 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें जो है आपको 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे एंड एवरी पेपर कंटेन 50 क्वेश्चन। और आप जो है इवेल्युएशन जो है वो 2 डेमो के माध्यम से आप देख सकते हैं। से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका मेंस नहीं निकलता है ना तो वो साल आपका बेकार जाता है। तो आप प्रीलिम्स भी निकालो और मेंस भी निकालो, इसमें आपको मिलेंगे 500 क्यूरेटेड क्वेश्चन जीएस 1 से जीएस 2 4 तक ऐसे और एथिक्स के लिए। मॉडल आंसर मिलेगा आपको जिसमें स्ट्रक्चर एंड कीवर्ड समझाए जाएंगे। इवेल्युएशन हमारा जो है वो यूपीएससी एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। एंड जब तक आपका सिलेक्शन ना हो यू कैन गेन पर्सनलाइज फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट टिप्स, और मिलेगा आपको मॉडल आंसर में वैल्यू एडेड कंटेंट एंड मेंटोरशिप सपोर्ट। सो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।